अनाउंस कर दिया था ना। बाकी साथी आप इधर बैठ जाएं। हेलो साथियों, कुछ बातें आप लोगों को मैंने बताई थी। अभी कुछ बातें और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अभी मेरे पास में एक ये राजस्थान पत्रिका का कटिंग आया हुआ है और इसमें आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत का बयान छपा हुआ है। उसका टाइटल है, मैंने दोपहर के सत्र में जो कहा उस बात को थोड़ा सा ध्यान में लाइए तो आपको बात समझ में आएगी। उसका टाइटल है, हिंदू मानवता का धर्म है। चलो है, वो बोल रहे हैं, दुनिया को इसकी जरूरत है, भारत को जरूरत नहीं है, दुनिया को जरूरत है। अब इसमें दो तीन बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। 6000 जातियों में ब्राह्मणों ने मानवता को विभाजित किया टुकड़ों में। केवल इतना नहीं किया, तो जाति और जाति के बीच में उच्च और नीचता का भाव पैदा किया। बाबा साहब अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, आप में से तमाम लोगों को, जो भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, तमाम लोगों को उसका हिंदी ट्रांसलेशन उपलब्ध है। हो सकता है यहां आया हो, बहुजन कल्याण प्रकाशन लखनऊ वालों ने पब्लिश किया हुआ है। वैसे बहुत सारे लोगों ने पब्लिश किया है, मगर इसका सर्वोत्तम ट्रांसलेशन जो है वो बहुजन कल्याण प्रकाशन जो है लखनऊ का, मैं जब विद्यार्थी था तब मैंने पढ़ा था। इतना बेहतरीन ट्रांसलेशन मैंने, कि मानवता को जितना नीच बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो ब्राह्मण धर्म ने किया। ब्राह्मणों को भी हिंदू कहने के लिए बार बार हिंदू शब्द का उपयोग करना पड़ता है। ब्राह्मण धर्म का उपयोग करने के लिए उनको भी शर्म लगती है। वास्तव में ये ब्राह्मण धर्म है। मुसलमानों का जब भारत में आगमन हुआ, लिटरेचर बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, जो भारत का लिटरेचर अवेलेबल है उस लिटरेचर में संस्कृत का है, हिंदी का है या भारत की तमाम भाषाओं का है, उसमें कहीं पर भी मुसलमानों का आगमन होने के पहले हिंदू शब्द ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। मुसलमानों के आगमन के पहले हिंदू शब्द ही उपलब्ध नहीं है, तो फिर इस धर्म का नाम क्या था? उस धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म था। मुसलमानों के आगमन के बाद मुसलमानों ने इसे हिंदू कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मुसलमान पर्शियन भाषा बोलते थे। पर्शियन भाषा में सिंधु के पार वाला एरिया है, वो सिंधु से क्रॉस करके भारत में आए तो स का उच्चारण नहीं कर सकते थे, स का उच्चारण ह करते थे, तो सिंधु का हिंदू हो गया। तो मैंने ब्राह्मणों को कहा, तुम्हारे घर में बच्चे पैदा होते हैं या एससी एसटी ओबीसी के घरों में बच्चे पैदा होते हैं, तो ब्राह्मण लोग दूसरों का नामकरण करते हैं, मगर ब्राह्मणों के धर्म का नामकरण मुसलमानों ने किया है। अजीब बात।
ब्राह्मणों के धर्म का नाम जब मुसलमान भारत में आए तो उस धर्म का नाम उन्होंने हिंदू रखा। मुसलमानों ने ब्राह्मणों के धर्म का नाम रखा हिंदू, तो हो गया ना, मुसलमानों ने उनके धर्म का नाम रखा। ब्राह्मण सारे लोगों के घरों में जाके नामकरण करता है, उसके धर्म का नामकरण मुसलमानों ने किया, हिंदू। तो इस तरह से ये ब्राह्मणों के धर्म का नाम मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ है। ये जब बातें मैंने कहना शुरू कर दिया, मैंने लिखना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया में लिखना शुरू कर दिया, तब ब्राह्मणों को लगा ये सारा दाव उल्टा पड़ जाएगा। हम मुसलमानों के विरोध में सारे देश भर में बोल रहे हैं, और मुसलमानों के विरोध में बोलने की वजह से बहुत सारे SC ST OBC के लोग प्रतिक्रिया में हिंदू हो गए हैं। अब हम अगर मुसलमानों की वजह से हिंदू कह रहे हैं, अगर ये जानकारी लोगों को हो जाएगी तो लोग इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने दूसरा नाम रखा, सनातन। अभी नया नाम आया मार्केट में, ब्राह्मणों के धर्म का नया नाम आया, सनातन। अब मेरा कहना है, मैंने ब्राह्मणों को कहा तुम निर्धारित कर लो भाई, तुम्हारे धर्म का नाम हिंदू है या सनातन है, पहले एक तो डिसाइड करो। अरे एक बाप की औलाद का एक नाम होना चाहिए ना। दो नाम रखते हो, दो में से कोई एक नाम निर्धारित कर लो। वो निर्धारित नहीं कर पा रहे। दूसरी बात यह है कि तुम लोग अपने धर्म का नाम निर्धारित नहीं कर पा रहे हो, तो इसका हिस्टोरिकल कारण जानना जरूरी है कि जब अंग्रेज भारत में आए और अंग्रेजों के आने के बाद जब जागरण शुरू हुआ सारे देश भर में, तो लोगों को अंग्रेजों के आने के बाद ही तो हमारे शूद्र लोगों को, अति शूद्र लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला। बाबा साहब अंबेडकर को भी तो अंग्रेज आने के बाद ही पढ़ने का अधिकार मिला, अंग्रेज आने के पहले नहीं मिला। बाबा साहब अंबेडकर को अंग्रेजों के आने के बाद पढ़ने का अधिकार मिला, उनको मौका मिला अंग्रेजों के आने के बाद। तब उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के लाइट में भारत की समाज व्यवस्था की समीक्षा करना शुरू कर दिया। इस समीक्षा के तहत उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा। अगर आप भी वेस्टर्न एजुकेशन या वेस्टर्न आइडियोलॉजी जो है, विचारधारा है, वो वेस्टर्न विचारधारा क्या है? सारे इंसान बराबर हैं। क्या है? सारे इंसान बराबर है, ये मूल सिद्धांत ये। और इस तरह से उसके आधार पर जब यह सिद्धांत अमेरिका में, यूरोप में लागू कर दिया गया, उसके बाद यूरोप और अमेरिका महान हो गया। सब लोगों की ताकत लग गई देश निर्माण के लिए, और सभी लोगों के हाथ लग गए राष्ट्र निर्माण के लिए, और संपत्ति निर्माण करने का काम शुरू हुआ। तो दुनिया में सबसे ज्यादा संपत्ति अमेरिका वालों ने पैदा कर दी। जब सारे लोगों को अधिकार मिला, कालों को मिला, गोरों को मिला, सबको मिला, तो इतनी भयंकर संपत्ति पैदा हो गई कि अमेरिका वालों के पास में 1000 गुना ज्यादा संपत्ति भारत से अकेले अमेरिका के पास है। और इसलिए नरेंद्र मोदी को अमेरिका के विरोध में, या वहां वो जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उसका नाम लेकर विरोध करने की भी हिम्मत नहीं हो रही। उसका नाम लेकर विरोध करने की हिम्मत नहीं हो रही। नरेंद्र मोदी के बारे में पता नहीं मोदी ने कहा या मीडिया वालों ने कहा, उसका कितना इंच भाई? 56। वो साला कहाँ गायब हो गया? 56 का तो हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा। 56 कहाँ गायब हो गया, किधर हो गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, बोल ही नहीं पा रहा है। आजकल नरेंद्र मोदी के फोटो छपते हैं तो मायूस दिखता है, ऐसा मायूस दिखता है, बोल नहीं पा रहा है।
तो ये सारी चीजें जो है उनकी व्यवस्था की वजह से दुनिया वालों ने, जो अर्थशास्त्री ना दुनिया वालों ने विकास का रेट का नाम क्या रखा मालूम? हिंदू ग्रोथ रेट। दुनिया में सबसे ज्यादा घटिया रेट का जो नाम है वो हिंदू ग्रोथ रेट। आप लोग पढ़ते नहीं, पता नहीं। दुनिया में जो अर्थशास्त्री लोग हैं सबसे घटिया ग्रोथ रेट का नाम रखा है हिंदू ग्रोथ रेट। ये ग्रोथ रेट तब बढ़ गया जब ये गैर हिंदू सरदार प्रधानमंत्री हो गया, अर्थमंत्री हो गया। क्या नाम भाई वो अर्थमंत्री का? मनमोहन सिंह। बाद में वो प्रधानमंत्री भी हो गया। उसके बाद ये ग्रोथ रेट बढ़ गया। सरदार वो जो हिंदू नहीं है उसके नेतृत्व में जब अर्थव्यवस्था को डेवलप करने का काम किया गया, उसके बाद ग्रोथ रेट बढ़ गया। जवाहरलाल नेहरू के समय में नहीं बढ़ा, इंदिरा गांधी के समय में नहीं बढ़ा, राजीव गांधी के समय में नहीं बढ़ा, वो सरदार के समय में बढ़ा। तो साथियों, ये एक बहुत अहम बात जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये जो आरएसएस के सरसंघ चालक को प्रचार करना पड़ रहा है हिंदू मानवता का धर्म है, तो हिंदू मानवता को कुचलने वाला धर्म है। हिंदू धर्म जिसे वो कहते हैं वो हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं ये हमेशा कह रहा हूं, वो लोग मुझे कभी मेरे खिलाफ में कोई केस दाखिल नहीं करते। तो सुप्रीम कोर्ट में भी कहूंगा ये बात जो है, मैं कह रहा हूं ये बात मैं सुप्रीम कोर्ट में भी कहूंगा, क्योंकि इसके सारे सबूत मेरे पास है और वो सारे सबूत ब्राह्मणों के ग्रंथों में हैं। मेरे पास जो सबूत आए हुए वो कहां से आए? वो ब्राह्मणों के ग्रंथों से आए। ये ब्राह्मणों को मालूम है, वामन मेश्राम को मालूम हो गया, वो सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट में दे देगा, तो इसकी वजह से वो मेरे खिलाफ में किसी प्रकार का केस ही दाखिल नहीं करते। मैं तो चाहता हूं मेरे खिलाफ में केस दाखिल करे। आप लोग जैसा मैं बोल रहा हूं ना वैसा मत बोलना, आपके खिलाफ हो जाएगा केस। हाँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि किसी भी मुंह में कोई भी शब्द बराबरी नहीं होते। अगर मान लो मैं बड़े बड़े शब्द यूज कर रहा हूं तो वो मेरे मुंह में सुटेबल है। औकात होती है ना, एक औकात समझ, औकात शब्द, तो वो बड़े शब्दों को यूज करने के लिए औकात चाहिए। आप लोग कर लोगे, आपके ऊपर केस हो जाएगा, आप जवाब नहीं दे पाओगे, तो जवाब तो मेरे पास है। तो इसलिए एक बार नरेंद्र मोदी ने मुझे अरेस्ट करके जेल में डाला। रात के 3 बजे पुलिस अधिकारी को भेजा, 3 बजे, और 3 बजे जेल के अंदर से बाहर निकाला और कहा सरकार ऐसा कह रही है कि आपको अरेस्ट करके गलत किया। ऐसा कैसे लग रहा है सरकार को? कहा कि आप लोग सारे देश के पुलिस चौकी में आपके लोग इकट्ठा हो गए और हर तरफ से टेलीफोन आ रहा वहां इंस्पेक्टर को, आईपीएस अधिकारी को। हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतने बड़े नेता हैं। तो अब मालूम हो गया। तो इसलिए अभी आपके खिलाफ कोई मामला बन नहीं रहा है, तो कल सवेरे आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा और केस पढ़ने के बाद में आप चले जाना। केस विड्रॉ नहीं किया उन्होंने, मगर दोबारा बुलाया भी नहीं। केस अभी भी है मगर बुलाया नहीं अभी तक, मैं गया भी नहीं। उन्होंने मुझे याद भी नहीं दिलाया आपके ऊपर केस है, आप एक आध बार तो आ जाओ। उनको मालूम है ये आएगा और ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा होगा। दोबारा सारे देश के पुलिस चौकी के सामने लोग इकट्ठा हो जाएंगे और इसको अपना आंदोलन बढ़ाने का मौका मिलेगा। मैं तो कई जगह उदाहरण देकर कहा ये गांधी जी महान नहीं थे,
आप गांधी जी के पुतले के पास जाके खड़े होके देखो, गांधी जी की टांगे, सिंगल हड्डी का आदमी है। आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं। और मैं कई जगह जाकर गांधी जी के पुतलों के पास जाकर देखा, अरे आदमी का सिंगल हड्डी है, उसके पैर देखो, सिंगल हड्डी का आदमी। तो सिंगल हड्डी का आदमी, तो अंग्रेजों ने उसको अरेस्ट किया, जेल में डाला, तो लोगों की सहानुभूति गांधी जी के प्रति बढ़ गई। सहानुभूति बढ़ती गई, 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 और गांधी जी महान हो गए। गांधी जी महान नहीं थे, अंग्रेजों ने जेल में डालते 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 उसको महान बना दिया। तो मैंने वहां की पुलिस को कहा, मुझे भी डालो। अब ब्राह्मणों को ब्राह्मण धर्म बचाने का काम करना पड़ रहा है, मानवता का धर्म है, बचाने का काम करना पड़ रहा है। सारे देश भर में मैं जो बता रहा हूं उसका कोई जवाब उनको देने नहीं आ रहा है, तो उनको प्रचार करना पड़ रहा है, मानवता का धर्म है नहीं। अखबार वाले, टीवी वाले उनकी प्रोपेगेंडा करते हैं और मेरा एक लाइन नहीं छापते, मगर सोशल मीडिया में मेरी बात सारी दुनिया में चलती रहती है। कभी कभी मेरे पास में रात में 2 बजे, कभी कभी रात में 4 बजे टेलीफोन आता है कि मैं अमेरिका से बोल रहा हूं, मैं लंदन से बोल रहा हूं, मैं न्यूयॉर्क से बोल रहा हूं, विदेशों से मुझे टेलीफोन आता है। अरे मैंने कहा भाई रात के 2 बज गए, 4 बज गए, तो क्या कहता है, नहीं हमारे यहां तो दिन चल रहा। अरे चल रहा होगा, मगर मेरे तो यहां रात चल रही, मेरे को सोने तो दो। कहा कि नहीं, मैं आपका वीडियो देख रहा था, रहा नहीं गया, इसलिए इमीडिएट टेलीफोन लगाया। हमारी बात तो पेपर वाले, प्रिंट मीडिया वाले छाप नहीं रहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जो है वो नहीं छाप रहे, चैनल वाले नहीं छाप रहे, मगर सोशल मीडिया में सारे देश भर में हमारे बातें पहुंच रही है। लगभग मेरा एक वीडियो जो है, 1-2 दिन के बाद एक वीडियो हमेशा आता ही है। बोलिए, डेली आता है ना, यही देखता है। मेरे पास मेरा वीडियो डालने के लिए भी समय नहीं है, तो वो डेली डालता है। तो इस तरह से साथियों, सारे देश भर में और देश और दुनिया में जो विचारधारा हम प्रचार में ला रहे, दुनिया में ये बातें फैल जाएगी। पिछले बार नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उल्लेख किया था कि भारत का एक आदमी है जिसको पाकिस्तान वाले दिखा रहे हैं टीवी पर। वो मेरे वीडियो के बारे में बोल रहा था कि पाकिस्तान वाले, अरे गधे आदमी, सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, इज ए ग्लोबल मीडिया। सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, इज ए ग्लोबल मीडिया। ग्लोबल मीन्स दुनिया वाला मीडिया, और वो मीडिया में डालने के बाद दुनिया वाले दिखा रहे होंगे, तो उसमें कौन सी नई बात है? पाकिस्तान वाले दिखा रहे। अरे अजीब किस्म की बात है भाई, पाकिस्तान वाले दिखा रहे। पाकिस्तान वाले जो बोल नहीं सकते, तो पाकिस्तान वालों को लगा चलो वामन मेश्राम की ही मदद लेते हैं। बीजेपी वालों के विरोध में पाकिस्तान वाले बोल नहीं पा रहे होंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। हमारे पास डाटा है, हमारे पास जानकारी है। मैं तो कहता हूं, पाकिस्तान की वजह से बहुत बार आरएसएस को, भाजपा को मजबूत करने का मौका पाकिस्तान वाले देते रहते हैं। तो नालायक है पाकिस्तान वाले। पाकिस्तान की वजह से भारत में आरएसएस और भाजपा को मजबूत करने का मौका मिलता है, क्योंकि वो मुस्लिम देश है। तो हिंदू मुस्लिम करने का मौका भारत में नहीं मिल रहा है, तो आजकल ये पाकिस्तान के नाम का उपयोग कर रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा किया जा सके। साथियों, ऐसी तमाम बातें हैं जिसे हम लोगों को समझने की जरूरत है, और ये इसलिए मैं आप लोगों को रिपीटेडली ये बातें आप लोगों को बता रहा हूं। इसके पीछे, बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आजकल ये बातें ज्यादा हो रही है। ये क्यों हो रही है, इसलिए मैं ये बातें आप लोगों को समझा रहा हूं। साथियों,
पिछड़े वर्ग के लोग जो है बहुत सारी बातें नहीं जानते, और नहीं जानते हैं इसका मतलब ये भी नहीं है कि पिछड़े वर्ग के लोग कुछ भी नहीं जानते। ये भी बात सही नहीं है। ये बात भी सही है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के संपर्क में ब्राह्मण लोग ज्यादा रहते हैं। ब्राह्मणों के ही हाथों से पिछड़े वर्ग के लोगों का सारा संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद सारे संस्कार ब्राह्मणों के हाथों से करते हैं। ये बात सही है। उन लोगों को उनके साथ रहना पड़ता है। इसी वजह से तो इस तरह से उन लोगों ने पिछड़े वर्ग का मतलब है ओबीसी के लोगों को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। जब पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसको कंट्रोल में रखा है, तो गांव मोहल्ले के, जिले और तहसील के पिछड़े वर्ग के लोगों को कंट्रोल करना कहां मुश्किल है। नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करके रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, वो पिछड़े वर्ग की 11 साल हो गए, गिनती नहीं कर पा रहा है। अगर हम बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसे समझना बहुत जरूरी है कि पहले समाज को परिवर्तित करना होगा। समाज को परिवर्तित करने के बाद, समाज को परिवर्तन का क्या मतलब है? समाज को परिवर्तित करने का मतलब क्या है? थोड़ा यह भी थोड़ा आप लोगों को समझना होगा। समाज परिवर्तन करने का मतलब क्या है? जाति और जाति के बीच में द्वेष और तिरस्कार का संबंध है। यदि आपने शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, बैकवर्ड क्लास के लोगों को, जातियों को जोड़ने का काम किया और वो सीमित लेवल पर क्यों न हो जोड़ने में आप कामयाब हो गए, परिवर्तन है। ये परिवर्तन है, ये आपको करना चाहिए। शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोगों के अंदर जाना चाहिए, ओबीसी के अंदर जाना चाहिए और उनको जगाने का काम करना चाहिए। उनको जागृत करने का काम करना चाहिए। एससी एसटी के लोगों को, ओबीसी के लोगों को जगाने का काम क्यों करना चाहिए? नहीं जगाओगे तो तुम्हारे विरोध में ब्राह्मण जगा देगा, तुम्हारे विरोध में ब्राह्मण जगा देगा और ब्राह्मण तुम्हारे विरोध में उसका इस्तेमाल करेगा, कर रहा है। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें व्यवस्था परिवर्तन करना है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। तो पहले समाज को बदलना है, व्यवस्था को बदलने का काम बाद का है। तो समाज अगर आप संतुलित रूप से उपयोग कर सकोगे, सत्ता में परिवर्तन होगा। समाज के शक्ति का उपयोग करोगे तो राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन होगा। राजनीतिक सत्ता में आपको नियंत्रण करने का मौका मिलेगा। ऐसा हो सकता है उत्तर प्रदेश में काशीराम जी ने करके दिखाया। काल्पनिक बात नहीं बोल रहा हूं, ये किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। और ऐसा करने से राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन होगा। राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन किए बगैर व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता। व्यवस्था में परिवर्तन करने के पहले राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन करना होगा। राजनीतिक सत्ता ब्राह्मणों के नियंत्रण में रखोगे और व्यवस्था में परिवर्तन लाने का काम करोगे। अगर ऐसा किसी का सोच है तो गलत है। राजनीतिक सत्ता उनके नियंत्रण से हटाना होगा, उनको उनके नियंत्रण से हटाना होगा और अपने कब्जे में लेना होगा। वो कब्जे में लेकर आपके पास राजनीतिक सत्ता आएगी। आने से क्या होगा? भारत सरकार के बजट पर आपका कब्जा होगा। राजनीतिक सत्ता मान लो दिल्ली में आपके पास आ गए तो क्या होगा? सर पर हाथ रखना पड़ेगा। जो गणित का लेक्चरर है, प्रोफेसर है, टीचर है, उसको भी सोचना पड़ेगा कि ये आंकड़ा है कितना, 42 लाख करोड़।
आप दिमाग पर बोझ डाल के देखो, देखने के बाद आपको लगेगा फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा कि पैसा कितना है। और वो 1 साल भारत सरकार के पास आता है। उत्तर प्रदेश का बजट 7 लाख करोड़ का है, ये राज्य सरकार का है। राज्य सरकार का बजट अलग है, केंद्र सरकार का बजट अलग है, महानगर पालिका का बजट अलग है, नगर पालिका का बजट अलग है, ग्राम पंचायत का बजट अलग है, तालुका पंचायत का बजट अलग है, जिला पंचायत का बजट अलग है, और हर एक को टैक्स लगाने का अधिकार है और टैक्स के द्वारा पैसा इकट्ठा करने का अधिकार है। ये सारी संस्थाओं पर जब आप कब्जा करते हो तो आर्थिक साधनों पर आपका नियंत्रण प्रस्थापित होता है और फिर उन आर्थिक साधनों का उपयोग करके आप अपने लोगों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने का काम कर सकते हो, गरीबी खत्म करने का काम कर सकते हो, उनका एजुकेशन बड़े पैमाने पर कर सकते हो। सबसे पहले हमारे लोगों को क्या करना होगा? एजुकेशन। उसको रोजगार देने की जरूरत नहीं है, उसको एजुकेशन दो। एजुकेशन देने से रोजगार खुद ढूंढ लेगा। प्रोफेशनल एजुकेशन दो, उसको रोजगार हासिल करने और आसान होगा। कुछ नहीं तो धंधा करने का हुनर आ जाएगा, कुछ नहीं तो भजिया पकोड़े बेचेगा, मांगने का काम बंद कर देगा। कुछ लोगों को लगता है भजिया पकोड़े बेचने हैं, अरे यार कुछ नहीं है, भजिया पकोड़े बेचने वाला बहुत है। आप लोगों को मालूम हल्दीराम कहां से कहां पहुंच गया? हल्दीराम में लंदन में गए, साला उधर भी, अरे मैंने कहा हल्दीराम यहां भी, हाँ यहां भी है हल्दीराम। तो ये जो व्यवसाय है, ये उद्योग है, प्रोफेशनल एजुकेशन से आप लोगों को मिलेगा। आप लोग ऐसा कर सकते हैं अपने लोगों को। आप लोग बोलेंगे वो तो बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? तो प्रचार कर रहे हैं, वो तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपके पास जब बजट आता है तो आप कंपलसरी ऐसा करवा सकते हो, डिसाइड कर सकते हो 1 साल में 10 लाख करो, 10 लाख बच्चे ऐसा होने चाहिए। फिर आप निर्धारित कर सकते हो अमेरिका में, यूरोप में और दुनिया के तमाम देशों में फॉरेन एजुकेशन के लिए 1 लाख बच्चे विदेश में जाएंगे। विदेश से पढ़कर आएगा तो कंपलसरी उसको लाखों की नौकरी मिल जाएगी। ये सब बजट के आधार पर कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो? पुलिस विभाग तुम्हारे नियंत्रण में आएगा। कल तक जो डंडे तुम्हारे पिछवाड़े पे मारता था, आपको भी मारने का मौका मिलेगा। उनके पिछवाड़े पे जो गलत काम करेगा तो आपको मौका मिलेगा। कल तक वो डंडे मारते थे, आपको डंडे मारने का अधिकार मिलेगा। पुलिस चौकी में उनको बुलाकर डंडे मारने का अधिकार मिलेगा। आपके अंदर उन्होंने भय पैदा किया, उनके अंदर भी भय पैदा होगा। हमारे लोग तो डर के मारे ही बहुत सारा काम करते नहीं है। तो सत्ता की वजह से बहुत कुछ किया जा सकता है, तो बदलाव करने के लिए शक्ति चाहिए। अगर आपके सत्ता में परिवर्तन हो गया, सत्ता आपके नियंत्रण में आई, तो इस सत्ता का उपयोग आप व्यवस्था बदलने के लिए कर सकते हैं। तीसरी बात, मिलिट्री आपके कब्जे में। जिसके पास देश में सत्ता है उसके नियंत्रण में मिलिट्री होगी, और मिलिट्री का उपयोग आंतरिक अशांति खत्म करने के लिए कर सकते हो। और जो लोग विदेशी ताकतें हैं, उन विदेशी ताकतों को सबक सिखाने के लिए कर सकते हो, ताकि आपके लोगों का, देश के अंदर रहने वाले लोगों का मनोबल ऊंचा उठ जाए। ऐसी बहुत सारी बातें कर सकते हैं। सत्ता पर नियंत्रण, व्यवस्था पर नहीं बनाया है। केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान में मौलिक अधिकार नहीं रखे गए हैं। मौलिक अधिकार अमल होने चाहिए,
और मौलिक अधिकार ये जो कॉन्सेप्ट है ये शूद्रों और अतिशूद्रों के हित में ज्यादा है, सभी के हित में है। क्या आपको पता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को अगर पुलिस वालों ने अरेस्ट किया तो 24 घंटे से ज्यादा पुलिस चौकी में पुलिस वाले नहीं रख सकते? है किसी को पता? 24 घंटे से ज्यादा पुलिस वाले पुलिस चौकी में नहीं रख सकते। अगर 24 घंटे से ज्यादा रखना है तो जज के सामने उसको हाजिर करना होगा और जज से अनुमति लेनी होगी कि मुझे और 3 दिन इसको रखना है, 5 दिन रखना है, 7 दिन रखना है, 10 दिन रखना है। जज के सामने रखना होगा प्रस्ताव, जज अनुमति देगा। जरूरी नहीं कि उन्होंने 10 दिन मांगा तो 10 दिन मंजूर कर लेगा। जज बोल सकता है क्या काम करना है, ये करना है, इसके लिए 2 दिन बहुत हो गए, 3 दिन पर्याप्त नहीं है, 5 दिन जरूरी नहीं है। क्यों ऐसा जज बोलता है? क्योंकि राइट टू लीव में किसी भी आदमी को 24 घंटे से ज्यादा पुलिस वाला जकड़कर नहीं रख सकता। फ्री, लाइफ फ्री होना चाहिए, आजाद होना चाहिए। आजादी मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार केवल सुरक्षा करने के काम में हम नहीं लगेंगे, मौलिक अधिकार समाज में लागू करने के लिए काम करेंगे। ये मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट है। मौलिक अधिकार ये शूद्रों अतिशूद्रों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है। और बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के चैप्टर नंबर 3 में फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर लिखा हुआ है, मौलिक रूप से पढ़ लो, उसे समझ लो। हिंदी अंग्रेजी की कॉपी ले लो, अवेलेबल है। प्रत्येक बामसेव के व्यक्ति के घर में हिंदी अंग्रेजी वाली एक ही कॉपी रखनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो इस तरह से ये मौलिक अधिकार के रेफरेंस में मैंने आपको बात कही। अभी कंक्लूडिंग में तो मेरा मोबाइल देना सर। साथियों, अभी संगठन का मुद्दा है। अभी जो दोपहर के बाद वाला जो सत्र है उसमें संगठन के विषय, संगठन के उद्देश्य एवं विचारधारा के प्रति कार्यकर्ता की निष्ठा और गंभीरता से ही कठिन से कठिन कार्य को संपन्न किया जा सकता है। साथियों, संगठन कैसे बनता है? संगठन बनता है अपनी व्यक्तिगत आजादी संगठन को समर्पित करनी पड़ती है। व्यक्ति आजाद है, संविधान के अनुसार भी आजाद है और जन्म से भी आजाद है। तो आजाद होने का मतलब है वो अकेला ही रहेगा। तो ये आजादी की जो शर्त है उसका त्याग करके समाज के लिए उसको समर्पित करना पड़ता है, तब संगठन बनता है। संगठन ऐसे ही नहीं बनता। अपने व्यक्तिगत ख्वाहिशों पर, व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षाओं पर नियंत्रण रख के संगठन को समर्पित करना पड़ता है, तब संगठन बनता है। तो पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि हमें समाज के हित के लिए हमारी जो आजादी है संगठन को उपयोग करने के लिए दी जाती है, और फिर इस तरह से संगठन बनता है। फिर संगठित शक्ति का निर्माण होता है। फिर संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग नेतृत्व के लोग उद्देश्य पूर्ति के लिए करते हैं। 48 साल हो गए, मैं 19 साल की उम्र से संगठन बनाने का काम शुरू किया। इतना लंबा समय लगाया। 625 जिले, 769 जिले हैं देश में, उसमें 625 जिले 32 राज्यों में, टोटल 36 राज्य हैं। 36 में से 32 राज्यों में संगठन बनाया। हमारे समाज का इतना विशाल संगठन आज के तारीख में
कहीं पर भी नहीं है। जिले का होगा, कमिश्नरी का होगा, और ऐसा संगठन कहीं है नहीं है। एक केवल संगठन नहीं है, एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी है। ट्रेनिंग दिया जाता है, उद्देश्य का, विचारधारा का, कार्यक्रम का, ये सारा ट्रेनिंग दिया जाता है, आइडियोलॉजी का, संगठन का, और इसके आधार पर जो ट्रेंड लोग हैं उसके आधार पर संगठन बनाया जाता है। तो इस तरह से साथियों संगठन एक महत्वपूर्ण शक्ति है और बहुत लंबा समय लगाकर बहुत बड़ा संगठन बनाया, अभी उपयोग में लगा रहे हैं। अभी हम बामसेफ संगठन बनाने में नहीं लगे हुए हैं। बामसेफ के लोगों को बोल दिया अब बामसेफ तुम देखो, तुम इसको बढ़ाओ। अभी आम आदमी, केजरीवाल का नहीं हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी का जो हमारे लोग हैं, वो जो आम लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनका राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने के काम में लगे हुए हैं। तो पढ़े लिखे लोगों का संगठन बनाने के लिए एक एक आदमी को समझाते थे, बार बार समझाते थे, लंबा समय लग गया। आम आदमी को, एक एक आदमी को समझाना नहीं पड़ता है। आम आदमी के लिए समझाने का तरीका नहीं है। आम आदमी को कैसे जोड़ने का? आम आदमी के भविष्य को प्रभावित करने वाले राष्ट्रीय मुद्दों को चॉइस करना होगा और उसके लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना होगा। तो लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरेंगे। उतर रहे कि नहीं उतर रहे? आप लोग अपने अपने इलाके में लोगों को तैयार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? लखनऊ में 25,000 लोग इकट्ठा हो गए। जब इकट्ठा हो गए तो वो मुख्यमंत्री है ना, क्या नाम उसका, फालतू लोगों का नाम भी साला मुझे याद नहीं रहता है, हा? बाबा तो वहां 2400 घंटे मुसलमानों को डराता रहता है। मुसलमानों को, उसके सारे भाषण जो है मुसलमानों के विरोध में, मुसलमानों को डराता रहता है। SC ST OBC के लोग इकट्ठा हो गए लखनऊ में, बाबा डर गया। बाबा जो है मुसलमानों को डराता रहता है, वो उस बाबा के सामने हमने केवल 25,000 लोग इकट्ठा के, बाबा डर गया। ज्यादा नहीं, 25,000। हेलो, माइक भी डर गया साला, समझ में नहीं आता माइक का भी, मैं जब भी बोलना शुरू करता हूं तभी ये सारी समस्याएं आती है। सारे देश भर में ऐसे, क्योंकि माइक को सामान्य सुनने की आदत है, ज्यादा सुनने की आदत नहीं है, और जिस तरह से मैं बोलता हूं वैसा सुनने की तो माइक को आदत ही नहीं है। तो इसलिए साथियों, ये हम लोग अब मासेस का आंदोलन कर रहे हैं, तो आप लोगों को मासेस में जाना चाहिए। आप लोगों को जो बामसेफ के पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, सैटरडे संडे को कंपलसरी, हर दिन नहीं, कंपलसरी सैटरडे संडे को आप लोगों को गांव में जाना है। 15 लाख बूथ है भारत में, 15 लाख बूथ है, और 2030 तक 15 लाख बूथ का संगठन बनाने की योजना है। जब 15 लाख बूथ सड़कों पर उतारने का अपील करेंगे और 15 लाख बूथ में से लोग सड़कों पर उतरेंगे, एक बूथ से 10 लोग, 15 लाख इंटू 10 कितना होगा? 1.5 करोड़। 15 लाख इंटू 10, 1.5 करोड़। केवल एक बूथ से 10 लोग अगर आ गए, 1.5 करोड़। अगर 100 लोगों को आपने, क्योंकि 1000 का बूथ होता है, 1000 में आपने 100 लोगों को मोबिलाइज किया तो 15 करोड़। गांधी जी ने 3 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारा था 9 अगस्त 1942 को। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया।
अंग्रेजों से ब्राह्मण थोड़ा ज़्यादा बदमाश है, तो इसलिए 5 गुना, मैं 5 गुना सोच रहा हूँ, 3, 5, 15 करोड़ लोग अगर हमने सड़कों पर उतारे तो इन लोगों को हमको सड़कों पर निपटना है। निपटना समझते हो ना? मैं जितना बोलूंगा उतना ही करना है, कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। और मैं कितना बोलता हूं मालूम है? केवल सड़कों पर जाके खड़ा होने का, कुछ नहीं करने का। जो करना है मैं करूंगा, जो बोलना है मैं बोलूंगा। आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है, केवल सड़क पर खड़ा होने का। तो उनको मैसेज चला जाएगा कि ये पहला दौर है, 15 करोड़ इकट्ठा हो गए, पता नहीं दूसरे दौर में कितने होंगे। 15 करोड़ लोग अगर एक एक आदमी को तैयार करते हैं तो 30 करोड़ हो जाएंगे। अगर एक आदमी 2 आदमी को तैयार करते हैं तो 45 करोड़ हो जाएंगे। इतने लोगों की पॉलिटिकल पावर चेंज करने के लिए जरूरत भी नहीं है, मगर आंदोलन के लिए जरूरत है, क्योंकि आंदोलन से ये लोग बदलने वाले नहीं है। जन आंदोलन खड़ा करना होगा। हमारा टारगेट जन आंदोलन का है, आंदोलन का नहीं है। आंदोलन तो खड़ा हो गया, जन आंदोलन का है। और 2030 तक हम लोगों को मिनिमम 15 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारने के लिए तैयारी करनी है। तो आपको गांव में जाना है, गांवों के लोगों को घंटा भर समझाओ। ज्यादा समझाना जरूरी नहीं गांव के लोगों को। हमें SC ST OBC के लोगों को घंटों समझाते थे, गांव के लोगों को ज्यादा समझाना जरूरी नहीं है। अगर आपने एक बार गए तो गांव के लोग क्या बोलते हैं, मैं गांव का रहने वाला हूं इसलिए बोलता हूं, हाँ ठीक है समझ में आ गया, करना क्या है वो बोलो। गांव के लोग क्या बोलते हैं, हाँ समझ में आ गया, करना क्या है बोलो। तुम्हारे पास ये प्लान नहीं है, करना क्या है। वो रेडी है, वो भुक्तभोगी है, सबसे ज्यादा अत्याचारित लोग हैं, वो तैयारी है। उनको संगठित विकल्प देने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत जल्दी 2030 का जो समय है, 25 चल रहा है, 5-6 साल की बात है। कोई बूढ़ा आदमी भी मेरी ये सुनने के बाद मरने वाला नहीं है। बोलेगा 5-6 साल में मैं जी लेता हूं, वो मरेगा नहीं। तो इसलिए 5-6 साल, बहुत सालों से आपने ये किया, अब रिजल्ट निकालने का समय है। अब रिजल्ट निकालने के एरिया में हम आ गए हैं, रिजल्ट निकालने का काम शुरू हो गया है। मगर जितना रिजल्ट निकल रहा है उससे हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति हो नहीं रही है। 2030 तक हम लोग इस लायक हो जाएंगे कि इस देश को बदलने की ताकत हमारे अंदर आ जाएगी। इसको आपको करना है, इसके लिए गांव में जाना है और बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना है। बूथ लेवल के संगठन को कैसे खड़ा करना है? उसमें SC के लोग होने चाहिए, मोस्ट बैकवर्ड SC के होने चाहिए, एक्सट्रीम बैकवर्ड SC के होने चाहिए, EST के होने चाहिए, मोस्ट बैकवर्ड ST के होने चाहिए, MBC के होने चाहिए, OBC के होने चाहिए, अपर लेयर OBC के होने चाहिए। उसके बाद मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ऐसे 14 से 15 सामाजिक समूहों के लोग इकट्ठा होने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो 15 लाख इंटू 15, 15 लाख इंटू 15, तो लगभग 2 करोड़ सामाजिक समूह तैयार हो जाएंगे। और ये संगठित ताकत होगी, ये संगठित क्षेत्र होगा। और संगठित क्षेत्र के आधार पर अगर आप एक सामाजिक समूह से 11 लोगों को करते हो तो 15 इंटू 11, तो ये इतने बड़े पैमाने पर करोड़ों लोग जो है मैदान में आ जाएंगे। ये सारा हम कर सकते हैं। केवल एक काम आपको करना है, गांव में जाकर SC ST OBC माइनॉरिटी, इनके सामाजिक समूहों को जोड़ना है, जगाना है, और उसके यूनिट छोटे छोटे बनाना है। वो छोटे छोटे यूनिट में कार्यकर्ता तैयार होंगे,
उस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होगी और संगठित क्षेत्र में उन लोगों को लाया जाएगा और उनको केवल एक काम दिया जाएगा, अपने इलाके के लोगों को मोबिलाइज करो, तो ये सारा काम हो जाएगा। ऐसा आपको करना चाहिए, बामसेब के लोगों को करना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को करना चाहिए। हमने समाज को वादा किया, बामसेब के लोगों ने वादा किया व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, तो व्यवस्था परिवर्तन तो आंदोलन करने के बाद होगा। तो बामसेब की जिम्मेदारी व्यवस्था परिवर्तन करने की है, तो पहले आंदोलन करने के लिए लोगों को तैयार करना होगा, मासेस को तैयार करना होगा, उसके बाद व्यवस्था परिवर्तन होगा। उसके बाद दूसरा मुद्दा है भारत मुक्ति मोर्चा। भारत मुक्ति मोर्चा का संगठन खड़ा करना आपकी जिम्मेदारी है बामसेब की। इसमें कोई कर्मचारी की जरूरत नहीं है, इसमें कर्मचारी लाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो भी लोग रहेंगे आंदोलन करने वाले लोग रहेंगे। मान लो एक परिवार है 5 लोगों का, आप कर्मचारी हो, आपके परिवार में 4 लोग हैं जो नौकरी नहीं करते, वो 4 लोगों को बोलो भारत मुक्ति मोर्चा में जाओ। पहले अपने घर से शुरू करो। चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छे कार्य का प्रारंभ अपने घर से होना चाहिए। जब आप घर से शुरू करोगे तो समाज के लोगों को कहने लायक हो जाओगे, तो समाज के लोग देखा देखी आना शुरू करोगे। आना शुरू हो गया है, आप इसको बढ़ाते जाओ। अगर आप ऐसा करोगे जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा, और इस दिशा में आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। मैं इतना ही आप लोगों को कहना चाहता हूं, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, उसको ही क्यों करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं। अब केवल अमल करना है। अमल वो करेगा जो अब उद्देश्य के प्रति ईमानदार होगा। जो ईमानदार नहीं होगा वो केवल सुनकर घर में बैठा रहेगा। जो उद्देश्य के प्रति ईमानदार है वो निश्चित रूप से इसको पूरा करने का काम करेगा। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, और आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। अब बाकी साथी बैठेंगे, 2 मिनट का समय लेंगे। राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण निधि 1000 रुपये व्यक्तिगत रूप से माननीय DS मासोदकर साहब बैतूल, प्रदेश प्रभारी बिन मध्य प्रांत, आपसे अनुरोध है ये साहब को सुपुर्द करें। साथ ही आज 34वां बामसेब एवं राष्ट्रीय मूल्यवासी